कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का एक बार फिर राजहंस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। क्षितिज भाग 2 काव्यखंड के पाठ 5 को लेकर मैं शेफाली शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज मैं आपके लिए इसके अंतर्गत लेकर आई हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है। आपको ध्यान होगा निराला जी के लिए जो हमने राजहंस पाठशाला का पाठ तैयार किया था उसके भाग 1 में हम कविता लाए थे उत्साह, और अब दूसरे भाग में हम उनकी दूसरी कविता अट नहीं रही लेकर आए हैं। इस भाग में हम इस कविता के परिचय के विषय में जानेंगे, इसकी शब्द संपदा के विषय में विस्तार से समझेंगे, विशेष जानकारियाँ प्राप्त करेंगे एवं कुछ प्रश्न अभ्यास हेतु करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं कविता अट नहीं रही है की ओर। सबसे पहले कविता परिचय में जानते हैं कविता के विषय में। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। मादकता का मतलब इसके मतवालेपन को, इसके एक नशे को। फागुन का यानी वसंत का जो मौसम होता है वो सब में एक अलग ढंग का नशा पैदा कर देता है। उसकी विशेषता को यहाँ प्रकट किया गया है इस कविता के माध्यम से। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। सर्वव्यापक सुंदरता का मतलब हर ओर सुंदरता दिखाई देती है फागुन के महीने में, वसंत के महीने में, और अनेक संदर्भों में दिखाई देती है सुंदरता। कवि ने किस रूप में से प्रकट किया है कि इस फागुन के महीने का प्रभाव मनुष्य जीवन पर, पशुओं पर, पक्षी पर, फूलों पर, प्रकृति पर, उसकी हर छटा पर दिखाई देता है। इसीलिए यह अनेक संदर्भों में दिखाई देता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उत्साह और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। सुंदर शब्द जो कवि ने चयन किए हैं, ढूंढे हैं, चुने हैं, और उसके साथ साथ लय का भी विशेष ध्यान दिया है कि कहीं पर रिदम न टूट पाए उस कविता की। इस कविता के माध्यम से उन्होंने फागुन जैसे ही सुंदर शब्दों का प्रयोग या उन जैसे ही सुंदर वर्णों का प्रयोग किया है, जिससे कविता में एक अनुपम लय तैयार हुई है। तो पढ़ते हैं कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अटने का मतलब होता है समाना। अट नहीं रही है आभा फागुन की, फागुन की यानी ये वसंत की ऋतु की जो आभा है, सुंदरता है, वो अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। किसमें? तन में। तन किसका है? मनुष्य के तन में, जीव जंतुओं के तन में, प्रकृति के तन में, और कुल मिलाकर पूरे वातावरण में, पूरी सृष्टि में इतनी सुंदरता है इस फागुन की, इसकी आभा इतनी अधिक है, इतना सौंदर्य है कि वो उसके शरीर में ही समा नहीं रहा, उससे बाहर छलक छलक कर निकल रहा है वो सौंदर्य। सट नहीं रही है, सटने का मतलब भी अटने के समान ही समाना है, यानी कि तन में सट नहीं रही है, यानी शरीर के अंदर समा नहीं रही है। इतनी सुंदरता है फागुन की कि वो किसी के देह में समा नहीं रही। प्रकृति से लेकर एक छोटे से छोटे जीव जंतु के शरीर में उसका सौंदर्य समा नहीं रहा, बाहर खुशी छलके चली जा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, फागुन को कहा गया है। फागुन का यहाँ पे मानवीकरण है। जैसे हम मनुष्य सांस लेते हैं उसी तरह से फागुन भी सांस ले रहा है, और फागुन के सांस लेने का अर्थ ये है कि फागुन के समय में जो हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वसंत की ऋतु श्वास ले रही है। श्वास प्रश्वास का जो क्रम है उससे हर घर भरा हुआ है। जब फागुन में हवा चलती है तो चारों ओर पुष्प खिले हैं, उसकी सुगंध वायु सब तरफ फैलती है और हर घर उस महक से भर जाता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इस नभ में उड़ने के लिए तुम पर पर कर देते हो। पर का अर्थ है पंख। इसमें दो प्रकार के अर्थ हम लगा सकते हैं। मन को पंख लगते हैं, खुशी इतनी है मन के अंदर कि मन पंख लगाकर उड़ने की इच्छा करता है इस आकाश में, और दूसरी ओर पक्षी भी सर्दी की जकड़न से
निजात पाकर, उससे मुक्ति पाकर उड़ते हैं। पक्षियों के झुंड आकाश में उड़ रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आँख अगर हटाने की कोशिश भी करूँ तो हट नहीं रही है, क्योंकि इतना सौंदर्य है, इतनी प्राकृतिक सुषमा है कि उसकी वजह से आँख हटाने का मन नहीं करता प्रकृति से। पल भर भी यह आँखें हट नहीं पाती, लगातार एकटक उसी प्राकृतिक सुषमा को देखने का मन करता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। शब्दावली तो बिल्कुल सीधी सरल है, लेकिन बहुत सुंदर अर्थ देती है कि पेड़ों के जो पत्ते हैं, पौधों के पत्ते हैं, वो कहीं हरी कहीं लाल पत्तियों से लद गए हैं। वसंत काल में हम देखते हैं पेड़ों पर, पौधों पर नए नए पत्ते आते हैं और नए सुकोमल पत्ते लाल रंग के होते हैं, और जैसे जैसे वो थोड़े पुराने होते जाते हैं वो हरे रंग के होते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। फिर से मानवीकरण है वसंत का कि तुम्हारे उर में, तुम्हारे हृदय में मंद गंध पुष्पमाल, फूलों की माला है। कैसे फूलों की माला है? मंद गंध, जिनमें भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ऐसे फूलों की माला तुमने अपने हृदय में धारण की हुई है। ये जितने भी प्रकृति में फूल खिले हैं, कवि कल्पना कर रहा है कि यह वसंत के गले में पड़ी पुष्प की माला के समान है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का मतलब है द्वार द्वार पर, शोभा श्री सुंदरता पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। यानी हर द्वार हर घर इतना सुंदर हो गया है, उसकी सुंदरता इतनी अधिक बढ़ गई है कि उसकी शोभा भी, उसकी सुंदरता भी उस घर के अंदर नहीं समा रही, बल्कि वह भी बाहर छल के जा रही है, अट नहीं रही है। शोभा फागुन की तनसट नहीं रही है, आभा फागुन की तनसट नहीं रही है। तो पूरी प्रकृति के अंदर वसंत की जो सुषमा है, सुंदरता है, वो नहीं समा रही, इतनी अधिक सुंदरता है। इसका वर्णन है यहाँ पर। आइए अब चलते हैं शब्द संपदा की तरफ। अट या अटना, समाना, प्रविष्ट, प्रवेश होना। आभा का अर्थ है चमक, सौंदर्य। व फागुन का मतलब है वसंत ऋतु। तन यानी शरीर। सट का मतलब भी समाने के ही अर्थ में है यहाँ पर। सांस लेना यानी हवा चलना, वसंत के समय की हवा चलने को यहाँ पर सांस लेना कहा गया है। पर पर कर देना, मन के पंख लग जाना या पक्षियों का उड़ना, इसको पर पर करने की द्वारा कहा गया है। आँख हटाना का मतलब है दृष्टि फेर लेना। उर का अर्थ है हृदय। मंद गंध पुष्पमाल यानी भीनी खुशबू वाले फूलों की माला। पाट पाट का अर्थ है द्वार द्वार या जगह जगह, हर स्थान पर। शोभाश्री यानी सौंदर्य। पट का अर्थ है समा नहीं रही है। अब ये देखिए कुछ विशेष जानकारियां हासिल कीजिए। आपको मालूम है कि वसंत में सरस्वती का जन्म माना जाता है। वसंत पंचमी का जन्म सरस्वती का जन्म काल माना जाता है। और वसंत का पूरा मास, पूरा का पूरा महीना देवी सरस्वती के लिए समर्पित किया जाता है। तो इस चित्र के माध्यम से आप याद रखेंगे कि वसंत पंचमी में जब सरस्वती का जन्म होता है तो वो वसंत काल माना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि हमारे विद्यालयों में आज भी ये परंपरा है और पुराने समय से ये परंपरा है कि गुरुकुल में नए प्रवेश छात्रों के वसंत के ऋतु में ही होते थे। आज भी हमारे जो नए सेशंस हैं वो वसंत में ही प्रारंभ होते हैं। फाग खेलना, ये देखिए कि युद्ध का दृश्य है और आप देख रहे हैं कि जो ये योद्धा हैं इनके सिर पर एक पगड़ी है। ये केसरिया पगड़ी है। तो हमारे यहाँ केसरिया बाना भी कहते थे और युद्ध खेलने को फाग खेलना कहते थे। और इसके लिए प्रयोग आता था खून की होली के खेलना। जब बात अपने देश की अस्मिता पर आती थी तो हमारे भारतीय वीरों ने हर बार जब युद्ध खेला तो केसरिया बाना या केसरिया पगड़ी सिर पर पहनकर युद्ध खेला। और वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते थे कि हम अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने जा रहे हैं। तो इस खून की होली को खेलने को फाग खेलना कहते थे, यानी फागुन खेलना, होली खेलने की तरह से होता था ये।
ये असलियत में हमारे यहाँ फागुन में होली का समय है और जिसमें रंगों से हम सब खेलते हैं। ये भी वसंत काल की एक प्रमुख चीज़ है। होली खेलने का अर्थ है एक सर्दी से गर्मी की दिशा में जब हम जाते हैं तो जल से स्नान करना, एक दूसरे पर रंग डालना, खुशियाँ मनाना, ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यहाँ पर खुशबूदार हवा का वर्णन है। तो वसंत काल में आप सब इन दृश्यों से देख सकते हैं किस तरह से दूर दूर तक प्रकृति में फूल ही फूल खिल जाते हैं, खुशबूदार हवा चलती है और सारे वातावरण में फूलों की महक छा जाती है। पक्षियों की उड़ान वसंत के काल में इस प्रकार होती है। एक साथ पक्षियों के समूह अनंत गगन में उड़ जाते हैं, क्योंकि पक्षियों के मन में भी प्रसन्नता होती है और इसी तरह से मनुष्य का मन भी आकाश की ओर उड़ने को करता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, ये जो वर्णन है इन दृश्यों से आप देख सकते हैं किस तरह से पत्तियां यहाँ पर लाल भी हैं और हरी भी हैं। कुछ का स्वाभाविक गुण है और कुछ में कुछ समय तक हरा लालपन रहता है, उसके बाद में हरापन आ जाता है। ये देखिए दूर दूर तक फूलों की क्यारियां हैं और ऐसे लग रहा है जैसे फूलों की माला पहना दी गई हो। तो ये वसंत की सुषमा है, वसंत का सौंदर्य है। ये दो चित्र बगीचों के हैं जो मनुष्य निर्मित हैं, लेकिन यहाँ पर ये फूलों की घाटी का दृश्य है जहाँ पर स्वाभाविक रूप से फूल खिलते हैं। तो प्रकृति के सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है, दूर दूर तक फूल खिले पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे वसंत ने फूलों की माला पहन ली हो। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास की ओर। अटनई ही रही है इस कविता की प्रश्न अभ्यास के लिए हम पहले प्रश्न को लेते हैं। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की इन किन पंक्तियों को पढ़कर इस धारणा की पुष्टि होती है? अब ये देखिए, छायावाद जो है आपको पहले बताया गया था कि 4 कवि जो हमारे यहाँ माने गए हैं छायावाद के, निराला जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये एक विशेष वाद को लेकर आए थे, एक नए ढंग की काव्य शैली को लेकर आए थे। वैसे तो ये पाश्चात्य जगत से प्रभावित थी, लेकिन मूल रूप से इस के तत्व में प्रकृति का वर्णन आता था। इनमें जो वर्णन थे उनमें प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया था। तो हम विशेष रूप से इसी चीज़ को अभी समझते हैं कि इसमें प्रकृति को मनुष्य के मन के भावों से जोड़ा गया था, उसमें सामंजस्य बिठाने का मतलब तालमेल बिठाया गया था। किन पंक्तियों से पता चलता है? तो कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। पंक्तियाँ देखते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। हम देखते हैं कि दूर दूर तक सुगंध फैली है, हर घर के अंदर खुशबू महक समाई हुई है और मनुष्य का मन आकाश में उड़ने को करता है। तो मन के जो भाव हैं वो प्रकृति जगत से जोड़े गए हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। अगला प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ और हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है। इसीलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। कविता के अंदर जितना भी वर्णन हुआ है वसंत का, उसके माध्यम से कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि प्रकृति की शोभा, प्रकृति की सुंदरता इतनी अधिक है कि चाहूँ तो भी मैं आंख हटा नहीं पा रहा, एकटक उसी सौंदर्य को देखने का मन कर रहा है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? व्यापकता का मतलब विस्तार का वर्णन कैसे कैसे किया है? प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। सर्वव्यापक का मतलब हर ओर फैले हुए सुंदरता को, और मादक यानी मत वाला, मदमत्त करने वाला जो रूप है उसके असर को दिखाया है। कैसे दिखाया है? पेड़ पौधे नए पत्तों फल फूलों से अटे पड़े हैं। अटे पड़े हैं का मतलब लद गए हैं। हवा सुगंधित हो उठी है। प्रकृति के कण कण में सौंदर्य भर गया है। खेत खलिहानों, बाग बगीचों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों तथा चौक चौबारों में, चौक चौबारे का मतलब है घर का चौक, चौबारे यानी जो कमरे हुआ करते थे पुराने ज़माने में,
उनको चौबारा कहा करते थे, विशेष कमरे होते थे, उनमें भी फागुन का उल्लास सहज ही दिखाई देता है। तो हम देखते हैं केवल प्रकृति नहीं, जीव जगत पर, मनुष्य पर और उसके निवास स्थान पर सभी पर फागुन का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए प्रकृति का व्यापक वर्णन इस कविता में हुआ है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में सर्वत्र मादकता ही मादकता छाई रहती है। मादकता का मतलब एक मतलबालापन, आदमी एक अलग ही नशे में रहता है। किसका नशा है? प्रकृति के सौंदर्य का नशा हर जीव जंतु और मनुष्य पर छाया रहता है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है, पूरे उसके अंदर पूरी शक्ति और पूरी सामर्थ्य होती है। उस समय पेड़ पौधे नए पत्तों फल फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है, कुछ अलग है ये ऋतु, इसलिए सभी लोग इस ऋतु का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही यह ऋतु आती है सभी पर उसका असर दिखाई देता है, इसीलिए ये अन्य ऋतुओं से भिन्न है। अंतिम प्रश्न हम ले रहे हैं और ये प्रश्न हमारी दोनों ही कविताओं पर आश्रित है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। काव्य शिल्प का मतलब होता है कविता किस तरह से बनती है, यानी उसमें कैसे शब्द लगते हैं, कैसे छंद लगते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग है, कौन कौन से अलंकार हैं, जिन जिन तत्वों से कविता बनती है उसको बनाने की जो कला है उसको काव्य शिल्प कहते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण। ये देखिए छायावाद की जो विशेषता मैंने आपको बताई थी, प्रकृति का चित्रण होता है इसमें और प्राकृतिक उपादान यानी प्रकृति के जो तत्व हैं उनका मानवीकरण, उनका पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। इन दोनों कविताओं में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी उत्साह कविता में बादल का वर्णन हुआ है, धरती का हुआ है, सूर्य का हुआ है। अट नहीं रही है में वसंत की शोभा का वर्णन हुआ है और यहाँ पर हम बादल का मानवीकरण देखते हैं। तो अट नहीं रही है में हम बसंत का मानवीकरण देखते हैं। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति पक्ष यानी हम जिसको अनुभव करते हैं, जिसको फील करते हैं, जो फीलिंग्स से जुड़ा हुआ पक्ष है। और अभिव्यक्ति पक्ष जो होता है जिसमें कवि अपने भावों को कहने के लिए किसी भाषा का प्रयोग करता है, किसी अलंकार का प्रयोग करता है। कुल मिला के शिल्प से जुड़ा हुआ जो पक्ष होता है वो अभिव्यक्ति पक्ष होता है, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष वही बात कही गई है। अनुभूति पक्ष को हम भाव पक्ष कहते हैं और अभिव्यक्ति पक्ष को हम शिल्प पक्ष कहते हैं। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय है, तारीफ के लायक है दोनों ही कविताएं। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता, गेयता का मतलब गाना, प्रवाहमयता यानी उसके अंदर एक प्रवाह है, एक गति है, एक फ्लो है, अलंकार योजना यानी अलंकारों का प्रयोग और संगीतात्मकता, उसमें एक म्यूजिक है, आदि भी विद्यमान है। ये सभी कविताएं छायावाद की जो कविताएं हैं इन सब में ये गुण मिलते हैं हमें। निराला जी की भाषा एक और जहाँ संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत निष्ठ का मतलब संस्कृत के शब्दों से युक्त है, भरी पड़ी है। सामासिक, सामासिक का मतलब बड़े बड़े समास हैं उसमें जैसे संस्कृत में होते हैं। और आलंकारिक यानी अलंकारों से युक्त है। तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्द का प्रयोग भी पठनीय है। ठेठ ग्रामीण शब्द यानी जो संस्कृत से निकले हुए नहीं है बल्कि देशज शब्द हैं, देसी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनका प्रयोग भी निराला उसी प्रकार करते हैं, उसी कुशलता के साथ करते हैं। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता एवं मोहकता भरी है। आपको बताया गया था कि निराला ने मुक्त छंद का प्रयोग किया था और उन्होंने अतुकांत शैली में लिखा था, यानी तुक ना भी मिल रही हो तो भी उन्होंने कविता के अंदर एक सुंदरता, एक स्वर के सौंदर्य का प्रयोग किया। क्रांति का स्वर भी है यहाँ पर और कविता के अंदर, कविता के क्षेत्र में भी क्रांति का स्वर है, यानी एक नए ढंग की कविता लिखी उन्होंने। और क्रांति का स्वर जैसे हम उत्साह में देखते हैं, समाज में किसी भी प्रकार के अन्याय के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई। एक अलग मादकता है उसमें, लोगों को मदमत्त करने की उसमें एक मोहकता भरी है, यानी मोहित कर देती हैं कविताएं अपने सौंदर्य से। उनकी भाषा सरल, सहज, सुबोध एवं प्रवाहमयी है। भाषा सीधी सादी है, आसानी से समझ में आने वाली है और उसमें एक प्रवाह है, गति है, एक फ्लो है। तो ये सभी गुण
निराला जी की कविता के हैं। इसी के साथ हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो पाठ है ये संपूर्ण किया है। भाग 1 में हमने कविता उत्साह पढ़ी थी, भाग 2 में कविता अट नहीं रही है पढ़ी है, और इनके शब्दों के विषय में हमने जाना, विशेष जानकारियाँ भी प्राप्त की और साथ ही साथ प्रश्न अभ्यास किए। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। इन दोनों ही पाठों को ध्यान से पढ़िए। अपनी आगामी परीक्षा की दृष्टि से विस्तार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और इस चैनल को, राजहंस पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपके लाभ के लिए यह चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद के लिए। किसी भी प्रकार की यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।